देश के संविधान को बचाने जैसे सबसे गंभीर टास्क में भी कांग्रेस अपने नियत समय से लेट हो गई। लगभग 2.25 घंटे लेट शुरू हुई जन अभियान वाली कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। 4 घंटे का कार्यक्रम था, समय कम करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद लीड करने आए। मौके के दस्तूर के तहत कांग्रेस एकजुट दिखाई देने में सफल रही। संबोधन शुरू हुए, संविधान को खतरा किससे है बता दिया, कैसे है पर मामला 50-50 हो गया। उनके वादों पर घेरा, इरादों पर घेरा, कामों पर घेरा, फिर थोड़ा तेरा मेरा 2024 वाला मैसेज डिम न पड़ जाए। इस कड़ी में प्लान तैयार है, लेकिन क्या मुद्दे में आज भी धार बची है, यही सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको एक एक कर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत भाई गोयल हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी आपको रूबरू करवाऊंगा। शुरुआत में हेमंत भाई आपसे कर रहा हूं। हेमंत भाई, क्या स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा? मतलब मुझे ये लगा था कि जब जैसे 2024 के दौरान जब आप ये कह रहे थे कि संविधान को खतरा है, तो बीजेपी के 3-4 लीडर्स के बयान थे कोट करने के लिए कि भाई ज्योति मिर्धा ने कहा, फलाने ने कहा, ढिमाके ने कहा। आज उस समय को बीते 1 साल के आसपास हो चला है। आज भी इस मुद्दे में धार है, और क्या कांग्रेस उसके पीछे कोई सबूत दे पा रही है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो आज एक बात की हम चर्चा कर लें कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर में थे। पिछली बार जब वो जयपुर आए थे तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन आज गुलाबी नगरी में अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। और ये तो नहीं बात। अब देखिए, संविधान बचाओ रैली का आज आयोजन किया, और रैली का आयोजन एक छोटी सी जगह पर किया, रामलीला मैदान। यहाँ पर बहुत कम क्षमता के लोग बैठ पाते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की क्षमता रह गई है कि वो इसको एक तरह से राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम वो घोषित करना चाह रही थी, लेकिन बहुत कम कार्यकर्ता वहां पर जुट पाए। और कार्यकर्ता हेमंत भाई बोले आप। राम कुमार जी, हम सब आपको सुन पा रहे हैं। अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रहा हूं। हेमंत भाई अपनी बात कंप्लीट कर लें। तो कार्यकर्ता कम जुट पा रहे थे, तभी तो वो रामलीला मैदान जैसी छोटी जगह पर उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। खैर, अब प्रश्न ये पैदा होता है स्वप्निल जी कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कांग्रेस बार बार संविधान बचाओ का नारा देती है और संविधान बचाओ की रैली करती है, और ये रैली की आवश्यकता उसको क्यों आन पड़ी? क्या इसलिए आन पड़ी कि ईडी के घेरे में तमाम उसके नेता हैं, उनका पूरा आलाकमान ईडी के घेरे में है। चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, राहुल वाड्रा की बात करें, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, राजस्थान में कई पूर्व मंत्री, उन सब की बात करें, तो क्या तब उनको ईडी याद आती है? मेरे बात एक समझ में नहीं आती कि कांग्रेस जो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो कहां स्टार्ट कर रही है क्या? अरे, संविधान को बचाने की जरूरत उस समय पड़ी थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। तब किस तरह से प्रेस का, मीडिया का गला घोटा गया, किस तरह से लोगों को जेलों में ठूंसा गया, और तब संविधान बचाने की आवश्यकता आन पड़ी थी। लेकिन आज जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि तब संविधान बचाने की आवश्यकता है। हेमंत भाई, आपको थोड़ा सा क्रॉस करूंगा। सब कुछ हल्की डोरी है, ये कहना अभी फिलहाल थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि अगर आपने संबोधनों को सुना होगा तो ऐसे कई मुद्दे उठाए जिनकी यूं हवा नजर आए या ना आए, लेकिन गाहे बगाहे उसमें आम लोगों के आंदोलन भी नजर आते हैं। जैसे बेरोजगारी के मसले पर, भले ही वो हमारा प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो या नेशनल लेवल पर हो। इसके अलावा कानून व्यवस्था के मसले पर आज तो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ही है। लोग सड़कों पर उतरते हैं ना, महिलाएं सड़कों पर उतर ही रही हैं। हमारे ही प्रदेश में अजमेर में महिलाओं ने हिंदू बेटियों की रक्षा करो की तख्तियां लेकर रैली निकाली। ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुद्दे नहीं उठा पाए। हाँ, ये जरूर है कि संविधान स्पेसिफिक जिसके लिए ये कार्यक्रम था उसको वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ स्वप्निल जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत तो केवल और केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहे। आप उनके भाषण को उठा के देख लीजिए। उन्होंने केवल ये कहा कि चूंकि गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है नेशनल हेराल्ड मामले में, उनका पूरा भाषण गांधी परिवार पर केंद्रित रहा। उन्होंने तो कोई पुलवामा या किसी भी घटना का जिक्र तक नहीं किया। अब आप देखिए कि
ये कहते हैं कि साहब संविधान सुरक्षित नहीं है, संविधान खतरे में है। विदेशों में जाके कहते हैं साहब चुनाव आयोग पर ये खड़ा करते हैं, ये कहते हैं साहब मुसलमान देश में सुरक्षित नहीं है। अरे आप सुनिए कि वक्फ कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हैं, सीजीआई ने खुद ये कहा कि अपवाद स्वरूप लोकसभा से पारित कानून पर यहां पर न्यायालय में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं, और फिर भी उन्होंने केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। वहां पर ये याचिका लगाई गई थी कि भाई वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां पर अर्धसैनिक बल तैनात किया जाए, वहां पर राष्ट्रपति को आग्रह करके और राज्यपाल से कह के वहां पर रिपोर्ट मंगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि हम पर पहले इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि भाई न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करती है, इसलिए हम वहां पर कोई राष्ट्रपति को डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो जहां पर मुसलमानों को इतना तरजीह दी जा रही है, जहां पर न्यायपालिका नहीं कर रहा था हेमंत भाई, मैं बात अन्य मुद्दों की भी कर रहा हूं। जैसे मैं स्पेसिफिकली बता दूं, मेरे साथ गोविंद पटेल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गोविंद भाई, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। खास बात यह है कि जैसे हम देखें टीकाराम जूली, तो उन्होंने बताया कि साहब सीएम साहब को के काफिले को काला झंडा दिखा दिया तो गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा ईडी सीबीआई की कार्रवाई, ये पहली बार है कि गांधी परिवार से इतर एक कार्यकर्ता पर हुई कार्रवाई को भी ऐसी बड़ी रैली में कोर्ट किया गया। पॉइंट नंबर 1, भ्रष्टाचार को कोर्ट करने की कोशिश हुई, ये कहकर कि अगर ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं तो 15-20 हजार रुपए अधिकारियों को खिलाने पड़ जाते हैं। सचिन पायलट ने ईसी वाला मैटर उठाया, अशोक गहलोत ने जुडिशरी, ईसी, ईडी, सीबीआई वाला मैटर उठा दिया, गोविंद सिंह डोटासरा ने और भी कई सारे मुद्दे उठाए। कुल मिलाकर यह कि खतरा किन किन चीजों से तो है, लेकिन संविधान को खतरा है ये एस्टेब्लिश करने में कांग्रेस थोड़ा सा नाकाम रही है। गोविंद भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई संविधान बचाओ था तो आपको सबूत सामने रखने थे, सिर्फ कयास ही कयास। मतलब आपने ईडी की बात उठा दी तो वो ईडी, सीबीआई, ये तो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप ही के समय में सुप्रीम कोर्ट तोता कह चुकी है। तो फिर तो संविधान से खतरा यूपीए से भी था, संविधान को खतरा उससे पहले की सरकारों से भी था। और सिर्फ संशोधन कर देना, अगर संविधान के मूल को खत्म कर देना है तो प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़ के मूल भावना तो आप ही ने मारी, और 50% कैप हटाने की बात करके फिर संविधान की मूल भावना का मर्डर आप ही करने वाले अगर सत्ता में लौट आए तो संविधान बचाओ मतलब किससे बचाओ? देखिए स्वप्निल जी, संविधान बचाओ का मतलब यही था, जैसे टीकाराम जूली जी ने कहा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सीकर में जब शेखावाटी में मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का जब दौरा था, 3 दिवसीय उनका दौरा था, हमारे एनएसयूआई के जो जिलाध्यक्ष है ओम प्रकाश नागा, उन्होंने सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए। उसको लेकर इतना सरकार का जो अफसरशाही लोग हैं, उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट किया जैसे कोई वो आतंकवादी हो। आप मुझे एक चीज बताइए कि हमारी सरकार में मुख्यमंत्री को काले झंडे नहीं दिखाए गए। अगर एक मांग है, और मैं आपको बताऊं नहीं, आपकी सरकार में अशोक गहलोत को काले झंडे दिखाने से रुकवाने के लिए इस तरह की चीजें नहीं की गई, लेकिन किसी तरह से सिक्योरिटी बढ़ाकर या कुछ हुआ है, और कहां हुआ है ये भी मैं बता सकता हूं, लेकिन चलिए छोड़ते हैं, आगे बोलिए। तो केरला हाईकोर्ट का भी एक फैसला था जिसमें ये कहा गया कि काले झंडे दिखाना एक विरोध जताने का तरीका है। तो उस चीज को ऐसे पेश किया गया, तो ये संविधान के अधिकार को छीनने की बात कर रहे हैं कि आप विरोध मत जताइए, विरोध जताना गलत है। तो आप मुझे एक चीज समझाइए कि अगर आज मैं किसी चीज के लिए कोई मांग करने के लिए सरकार से बात करता हूं, सरकार मेरी नहीं सुनती, तो मैं क्या करूंगा? विरोध जताऊंगा। और अगर आप उस विरोध को दबाने की कोशिश करेंगे, उसके पूरे परिवार को परेशान किया गया है, कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया है, इस तरह की कई घटनाएं हुई है जो कहीं ना कहीं 2 सेकंड गोविंद भाई, तो फिर एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि कांग्रेस पर कार्रवाई हो रही है इसलिए देश का संविधान खतरे पर है, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये आम लोगों के साथ नहीं हो रहा, ये मेरी ऑफिस के पीछे चाय की दुकान लगाने वाले के साथ नहीं हो रहा, ये हेमंत भाई गोयल के साथ नहीं हो रहा, ये आपके साथ हो रहा है, तो देश का संविधान खतरे पर है। देखिए, मैंने आपको एक रीजन बताया है, आपके सामने एक तथ्य रखा है कि इस तरह से हो रहा है, तो ये क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रही बात जांच एजेंसियों की, अभी आपने कहा ईडी, सीबीआई, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, जांच कीजिए और जो भी दोषी है उसको सजा दीजिए,
लेकिन जो प्रताड़ित करने का तरीका है वो गलत है। हम उसको लेकर कह रहे हैं कि आप समय समय पे, जैसे नेशनल हेराल्ड का मामला है वो 2013 से चल रहा है और 2020 तक आप जांच कर रहे हो और उसमें कुछ नहीं मिल रहा, फिर आप वापस उसमें नोटिस दे रहे हो, समन दे रहे हो, तो ये सब चीजें परेशान करने का तरीका ही बनता नजर आ रहा है। नहीं तो फिर दादा, फिर देखिए मेरी बात घूम फिर के वही तो आ रही है ना कि आप मतलब आप पर कार्रवाई हो रही है तो संविधान खतरे पर आ गया, ऐसा नहीं है। क्या आपने कभी प्रदर्शनों से नहीं रोका है? इमरजेंसी में तो लेख लिखने से भी रोक था। क्या आपने कभी प्रदर्शनों से नहीं रोका है? रोका है ना भाई, आपने भी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रोका है, बल्कि आपने तो प्रदर्शन को वैल्यू ही नहीं दी है। मैं आपको याद दिलाता हूं, गहलोत राज में बेरोजगार दिल्ली गए, यूपी गए प्रियंका गांधी से मिलने, ये कहकर कि यहां पर अशोक गहलोत साहब सुन नहीं रहे। तो ये सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि संविधान खतरे में है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम भाजपा कर रही है, और अगर लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा तो संविधान तो खतरे में है ही, स्वप्निल जी। अच्छा, तो ऐसे में तो मैंने इसीलिए कहा ना कि सर अगर हो सके तो सबूत रखिए ना, मेरा पॉइंट और कुछ नहीं है। तो बताया ना मैंने बताया ना आपको, कई चीजें ऐसी है जिनको मैंने अभी आपके सामने रखा है, बताया, जानकारी भी दी है, लेकिन घूम फिर के वही चीज आ रही है कि कांग्रेस नहीं, आज आम जनता भी प्रताड़ित है, आम लोग प्रताड़ित है। आप देख लीजिए, हर जगह ऐसी खबरें आ रही है, समाचारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कहीं क्या हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है आए दिन। वो तो कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा। हमारे, चलिए कोई बात नहीं है, हमारे टीकाराम जी जूली जब मंदिर गए तब उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, लेकिन उसके अलावा भी और भी दलित है। हमारे सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में दलित के साथ मारपीट हुई, अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? नहीं, दो सेकंड। प्रदेश में एक शासन में डेल्टा में इकबाल प्रकरण आता है, दूसरे शासन में कोई और प्रकरण आ जाता है। इस शासन में अगर पूर्व विधायक, जो कि आपका आरोप है, मुझे तो अभी भी लगता है कि उसे ज़्यादा दिखा दिया गया, हालांकि सियासत को पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो उन पर बीजेपी ने कार्रवाई कर एक एक्शन में है, और हम इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करते दिखाने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले हेमंत भाई गोयल, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हेमंत भाई देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें जिनका जवाब मुझे लगता है बीजेपी को देना चाहिए। जैसे इतने सारे मसलों में ठीक है, आपने संविधान बचाओ का मंच सजाया और आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाए, 50-50 था वो, 2024 जैसा नैरेटिव अभी क्रिएट नहीं हो पाया या नहीं हो पा रहा है। लेकिन बेसिकली कांग्रेस की प्लानिंग ये संगठन को ओवर ऑयलिंग करने की थी, उसमें वो थोड़ा बहुत सफल नजर आ रही है। लेकिन कुछ मुद्दे वो जरूर सोचने के लिए छोड़कर गई कि अगर काले झंडे दिखाए तो गिरफ्तारी क्यों, या फिर अगर रोजगार मांगा जाए तो डंडे क्यों पड़े, या फिर और भी कई सारी चीज़ें थी कि भाई लोग पैसे मांग रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, और इन सब के कई सारे इंस्टेंसेस, इन सब के कई सारे ट्रेसेस हमने पिछले कुछ समय में देखे हैं। देखिए स्वप्निल जी, भ्रष्टाचार अथवा बेरोजगारी अथवा इन सारी चीजों से कोई संविधान खतरे में नहीं आ जाता। हाँ। आप संविधान खतरे की बात कर रहे हैं, जब अशोक गहलोत सरकार में महेश जालानी बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको किस तरह से पुलिस ने रात के 12 बजे गिरफ्तार किया अपने उनके घर से, उनके गंभीर बीमारियां थी, उनको घर के कपड़ों में उठा के वो ले गए, और चित्तौड़गढ़ की पुलिस उनको ले गई, बिना कोई कारण बताए उनको ले गई, बिना कोई नोटिस दिए उनको ले गई, और जिस तरह से उनको रात के 12 बजे उनको उठा के ले गई। तो ये क्या संविधान बचाने की व्यवस्था नहीं थी क्या? तो ऐसा नहीं है। अब अगर काले झंडे दिखा दिए, मैं खुद मानता हूं कि लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है। अगर कोई उसके साथ ज्यादती हुई तो मैंने गोविंद सिंह डोटासरा का वीडियो भी देखा है, जिस तरह से उन्होंने एसपी को फटकार लगाई है। क्या संविधान, अगर कोई इस तरह की बात होती, क्या कोई नेता इस तरह का एसपी को फटकार लगा सकता है क्या? तो हमारे यहाँ लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाएं बहुत सुरक्षित है। और आप दो प्रकरण आप सुन लीजिए कि जिस तरह से बाल मुकुंदाचार्य को मदन राठौड़ ने फटकार लगाई। मुझे बताइए, बाल मुकुंदाचार्य की ऐसी क्या गलती थी? उन्होंने तो केवल पाकिस्तान मुर्दाबाद का जो पोस्टर था उस पर उसको पैरों के नीचे कुचला, केवल। तो क्या आपके हिसाब से बीजेपी डरी हुई है? नहीं, 2 सेकंड हेमंत भाई, फिर तो ये बताइए कि कुछ भी होगा तो बीजेपी कुछ भी कर देगी, क्या बीजेपी डरी हुई है? मतलब सिर्फ इस डर से कि कांग्रेस कहीं कोई नैरेटिव न बना ले जाए, ऐसे में वो हर किसी पर कार्रवाई करती रहे, तो फिर अपने लोगों में क्या मैसेज देगी? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं
कि बाल मुकदमा 4 बिल्कुल गलती पर नहीं थे, हाँ। लेकिन बीजेपी ने कि कांग्रेस इसको इशू नहीं बना ले, और वही काम जो ज्ञानदेव आहूजा के मामले में था। उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि दलित मंदिर में नहीं जा सकते या दलितों के मंदिर में जाने से कोई पवित्रता भंग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो सनातन को गाली देती है, जो सनातन को गाली देने वालों के साथ खड़े रहते हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वालों के साथ खड़े होते हैं, वो नेता अगर मंदिर में आते हैं तो मंदिर की पवित्रता भंग होती है। उनका आशय इस प्रकार था, लेकिन चूंकि जिस तरह से नैरेटिव सेट करती है तो कांग्रेस, फिर कहने का मतलब है, संविधान ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अब वो दूध की जली है तो छाछ फूक रही है, लेकिन ऐसे में फिर पार्टी अपने लोगों का मनोबल गिरा ले जाएगी। इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। ये कई बार होता है। ठीक है, गोविंद भाई मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। राम कुमार वर्मा जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ये आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज झर्रा रही है। राम कुमार जी, पीसीआर आपकी मदद कर रहा है, तब तक मैं गोविंद पटेल जी से कुछ सवाल ले लेता हूं। गोविंद पटेल जी, मुझे एक बात समझनी थी, मतलब लिटरली कोई भी आला कमान या बड़ा लीडर आता है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप यही समझाइए, क्योंकि 2024 में ये संविधान वाला आपका क्लिक हो गया, एक गैप देने के बाद फिर से आपने उसको इसीलिए पकड़ा है ना, क्योंकि सामने वाला उस पर बैकफुट में है। आप इसे अपने विजय के तौर पर देखते होंगे कि आनंद फानंद में बीजेपी अपने ही लोगों पर कार्रवाई कर रही है। आवाज साफ नहीं आ रही। देखिए स्वप्निल जी, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने लोगों पर कार्रवाई कर रही है, हमारे लोगों पे कार्रवाई कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम संविधान को लेकर इसलिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं कि प्रदेश की और देश की स्थिति ठीक नहीं है। आप देश और प्रदेश में देखिए किस तरह से महिलाओं पर और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, फिर भी सरकार है उनको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। दूसरा सर, एक बात बताइए, मैं आप ही की बात से पूछना चाहता हूं, आप इस सरकार को कितनी मोहलत देना चाहते हैं? मतलब ऐसा मैंने सियासत में पहले कभी देखा नहीं कि हमने गुडविल में आंदोलन नहीं किए साहब, हम गुडविल में आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अगर इतनी खराब स्थिति है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन क्यों नहीं कर देती, जैसा अभी आप संविधान बचाओ के लिए एक बड़े लंबे समय के बाद इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम आपने बनाया है, इन मुद्दों पर क्यों नहीं बना लेते साहब 7 दिन का 8 दिन का प्रदर्शन का कार्यक्रम? देखिए स्वप्निल जी, जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपने भी देखा है, नहीं कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को, जो सत्ता पक्ष है, उसको समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर। आपने संविधान का विरोध किया, आज आप मुझसे बोल रहे हैं। किसने किया संविधान का विरोध? संविधान का विरोध कांग्रेस ने किया, 1951 से लेकर के अब तक किया। चलिए, दो सेकंड राम कुमार वर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। एक बार मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, राम कुमार जी, नहीं राम कुमार जी, एक बार मुझे स्वागत कर लेने दें आप अपना। इंटरिम सरकार थी। राम कुमार जी, एक बार मुझे आप अपना स्वागत कर लेने दें, उसके बाद हम बहस कर लेंगे। राम कुमार वर्मा जी, 2 मिनट बाद में। राम कुमार जी मेरी बात तो सुनिए। अरे राम कुमार जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, 2 मिनट मेरी बात सुन लें। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि अब मेरे साथ राम कुमार वर्मा जी जुड़ गए हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। स्वागत है सर आपका, लेकिन आप शायद मुझे सुन ही नहीं पा रहे हैं। राम कुमार जी, ये चीजें उसके बाद में आप चले 38 और 39 और 42। आपने जिस तरह से 1975 में जो इमरजेंसी लगाई, और जब इंदिरा जी का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, और आपने संविधान की मूल रचना को खत्म किया। अरे तो आप गोविंद जी नहीं, मैं किसी को म्यूट नहीं करता हूँ, मैं किसी को भी म्यूट नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है। लेकिन नहीं, राम कुमार जी मुझे एक बात बताइए, राम कुमार जी मुझे एक बात बताइए, अगर संविधान को खतरा नहीं भी है तो कांग्रेस ने मुद्दे कौन से गलत उठाए? क्या बेरोजगारी नहीं है? क्या कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में नहीं है? क्या धीरे धीरे भ्रष्टाचार इशू नहीं बन रहा है? आप एक तो बताएं कि राम कुमार जी के लिए आपने क्या किया? राम कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आवाज मिल रही है, लेकिन थोड़ी झर्रा रही है। जी राम कुमार जी, देखिए सबसे पहले तो मुझे ऑफिशियली आपका स्वागत कर लेने दें।
आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। और हमारे दर्शकों को मैंने बताया आप पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, बीजेपी की ओर से मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। रामकुमार भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चलिए कांग्रेस संविधान बचाओ का झूठा नैरेटिव भी बना रही है, तो आप उस नैरेटिव से डरे हुए हैं, वो तो दिखता है, आप बुरी तरह से उस पर डरे हुए हैं। दूसरा ये दिखता है कि कांग्रेस ने बेरोजगारी का मुद्दा सही उठाया, कानून व्यवस्था का मुद्दा सही उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा सही उठाया, अधिकारियों को लेकर तो आपके लोग भी कह ही रहे ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कह रहे हैं। और फिर यह कि सीएम साहब का अगर काले झंडे दिखाए तो कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए, ये हुआ है ना, इसी प्रदेश में हुआ है ना। स्वपन जी, अगर चोरी और सीनाजोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, पूरा जग जाहिर है। जब भी अगर एसीबी कार्रवाई करती है, ईडी करती है, सीबीआई करती है, उसकी शिकायत होती है। और इनके नेताओं ने जिस तरह का काले कारनामे किए, खुलेआम भ्रष्टाचार किए, अगर उनको ईडी के तहत और इस तरह की एजेंसियां अगर अरेस्ट करती है तो उसका विरोध करने के लिए खड़े होते हैं, यानी भ्रष्टाचार को ये समर्थन दे रहे हैं। बल्कि इनको देनी चाहिए, जो जांच है उसमें इसको सहयोग देना चाहिए। अगर इस तरह से विरोध करने के लिए आते हैं और एक तथ्यहीन, आधारहीन और संविधान दिवस पर संविधान बचाओ का एक नारा देते हैं, जिन्होंने संविधान का उल्लंघन किया गया, 1951 से लेकर के सत्ता में रहे, संविधान की इसने खिल्लियां उड़ाई, संविधान के निर्माताओं को इन्होंने बेइज्जत किया, अपमानित किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने संविधान को बरकरार रखा, अक्षर से पालन किया, संविधान के निर्माताओं का सम्मान किया। ठीक है। और आज भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए, लोकतंत्र व्यवस्था से जनादेश मिला। आज कांग्रेस की हालत, ठीक है गोविंद पटेल जी, आपको लगता है आपकी रैली आज की सफल रही, या जैसा जो आप क्रिएट करना चाहते थे इस रैली के जरिए प्रदेश में, वो आप कर पाए हैं? बात करूं, पिछले 5 वर्ष के शासनकाल में इन्होंने, रामकुमार जी प्लीज मैं आपको रोक रहा हूँ अब, रामकुमार जी प्लीज मैं आपको रोक रहा हूँ, रामकुमार जी आपको रुकना होगा प्लीज। गोविंद पटेल जी, आपसे मेरा सवाल है, आपको लगता है आपकी रैली वो काम कर पाई जिस मकसद से आपने ये रैली बुलाई थी? खिलवाड़ किया, उसके बाद में ये किस मुंह से आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? अरे रामकुमार जी 2 मिनट आपको, रामकुमार जी 2 मिनट आपको खामोश होना होगा प्लीज। संविधान को खतरा है न गरीबों के अधिकार। ठीक है, आपकी बात आ चुकी है रामकुमार जी, प्लीज। लटकाने भटकाने भ्रमित करो गरीबों को। रामकुमार जी मेरी बात सुनिए, रामकुमार जी प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप एक बार बोलना चालू होते हैं सर, फिर कंटिन्यूअस बोलते हैं आप सवाल हो गया। कहता हूं कि आपके नेताओं को समझाओ, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखो। उसके बाद में सर युवाओं के भविष्य रोजगार से होगा ना, कांग्रेस ने रोजगार का मुद्दा उठाया, ऐसा तो नहीं है कि नहीं उठाया। के लिए उसमें सहयोग करिए, अपने आप में पश्चाताप करिए। ठीक है गोविंद जी, आपको बीच में ही बोलना होगा, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं जा रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको लगता है ये रैली आपके हिसाब से सफल रही? आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सिर्फ सत्ता में रहने के लिए आप ये नहीं समझोगे, आप वो समझोगे जो झूठ के आधार नहीं, शायद गोविंद जी आप भी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं क्या? इस तरह से आपका कि जिस तरह का जनाधार खत्म हो गया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है स्वप्न जी। नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे, आपको लगता है कि जिस मकसद से आप लोगों ने रैली बुलाई थी वो उसकी सफलता के आसपास भी पहुंच पाई? देखिए, आज जो रैली हुई स्वप्न जी वो बहुत अच्छी रैली हुई। अच्छा। और हम जो प्रदेश की और देश की जनता को जो मैसेज देना चाहते थे, हम लोग जिस चीज को लेकर, जिस बात को लेकर हम इकट्ठा हुए थे, आज बिल्कुल रैली अच्छी रही। हमारे सभी, ठीक है हेमंत भाई गोयल आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं मैं। क्या आपको लगता है ये रैली उस तरह का सेंसेशन बना पाई जिस तरह का सेंसेशन 2024 में बना था, या कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए कि एक बार जो तीर चल गया उसका दोबारा इस्तेमाल फिलहाल अभी तो नहीं हो सकता? देखिए, जो तीर चला उसके बाद तो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया, हरियाणा का इलेक्शन हो गया, दिल्ली का इलेक्शन हो गया, तमाम तरह के इलेक्शन हो गए और वो पता लग गया कि लोगों को। लेकिन सर तब तक वो इस मुद्दे से कांग्रेस थोड़ा सा पीछे हट चुकी थी, एक बार फिर उस मुद्दे को जिंदा करना चाहती है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस के लोग अगर मैं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं और बहुत सारे मुद्दे हैं, संविधान का मुद्दा रह गया क्या? और वो भी उनको कब याद आता है? जब आला कमान पर संकट आता है, जब इंदिरा गांधी, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, राहुल गांधी पर जब कोई संकट आता है, तब उनको संविधान बचाने का रास्ता समझ में आता है, वो बेहतर होगा। और आज कितने लोग थे, केवल उनके कार्यकर्ता, मुट्ठीभर कार्यकर्ता लोग थे, जन आंदोलन तो वो बना ही नहीं पाए। आज 1.5 साल में भजनलाल सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा वो नहीं बना पाई जन आंदोलन खड़ा करके। तो इसका मतलब साफ है ना कि राजस्थान में राम राज चल रहा है, भजनलाल की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जब भी आंदोलन करते हैं केंद्र सरकार के निर्देश पर, कोई विशेष प्रायोजन के तहत करते हैं, आम तौर पर
आम जनता के एग्जैक्टली साथ ये जो सवाल है, मैंने गोविंद कांग्रेस पटेल जी से का अंतर पूछा भी कि मुझे ऐसा नहीं लगता, जैसे इस बार का आप देखेंगे जन अभियान मतलब लगभग दिन दिन के हिसाब से बनाया गया है कि पहले दिन ये करेंगे, फिर अगले हफ्ते ये करेंगे, फिर अगले महीने ये करेंगे। ऐसा लंबे आंदोलनों की कड़ी बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस ने डेवलप की है। इससे पहले या एक आध दिन का प्रदर्शन या जिला स्तर पर प्रदर्शन करके हट गए। अगर मुद्दे इतने बड़े हैं तो उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को जमीन पर उतरना जरूरी है। यह बात यूपी में विपक्ष की पार्टियां बहुत अच्छे से समझती हैं, कांग्रेस इस वक्त शायद नहीं समझ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।